हेलो दोस्तों, मैं रिंकू कुमार आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था। में देखेंगे हम शासन प्रणाली के से पहली क्लास में हम नोट्स देख चुके हैं। आज हम शुरुआत करते हैं प्रश्न कोश की, यानी वे क्वेश्चन जो आयोग द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शब्द को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, यानी राज्य की परिभाषा। जैसे व्यक्तियों का एक समूह जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार होती है। नंबर 2, एक निश्चित भूभाग में राजनीतिक रूप से संगठित लोग जो स्वयं पर शासन करने, कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने, अपने नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अपनी जीविका के साधनों को सुनिश्चित करने का अधिकार रखते हैं। नंबर 3, बहुत से व्यक्ति जो एक निश्चित भूभाग में बहुत लंबे समय से अपनी संस्कृति, परंपरा और शासन व्यवस्था के साथ रहते आए हैं। नंबर 4, एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से रह रहे समाज जिसके की एक केंद्रीय प्राधिकारी तथा केंद्रीय प्राधिकारी के प्रति उत्तरदायी कार्यपालिका और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। ठीक है। राज्य शब्द का सबसे सर्वोत्तम रूप है जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है, यानी राज्य यानी स्टेट। एक शब्द राजनीतिक संस्था या संगठन को संदर्भित करता है जिसका तात्पर्य है कि एक निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवासित संप्रभु व्यक्तियों के समुदाय से है, जिसकी एक संगठित सरकार हो तथा वह अपने आंतरिक और वैदेशिक मामलों के संदर्भ में बाह्य नियंत्रण से मुक्त हो। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? राज्य का तत्व, राज्य के हमें 4 तत्व बताए गए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा है। ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। इसमें है संप्रभुता। देखिए राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग, तीसरा है सरकार को शासन या सत्ता। ठीक है भाई, शासन या सत्ता। उसके बाद शासन या सत्ता और संप्रभुता। इसमें ऑप्शन में दिया गया है संप्रभुता। जनसंख्या, भूभाग, सरकार आदि में से कुछ भी दे सकता है या ये पूछ सकता है इनमें से 3 दे देगा, एक पूछेगा कि इनमें कौन नहीं है। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? कौन सा या से कथन सही है? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। केवल इसका कारण 1 सही है, कारण 2 सही नहीं है। ठीक है। इसमें भारत की संप्रभुता के संबंध में केवल कथन जो दिया गया है इसमें एक कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, यही सही है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है लेकिन इसके कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती। राष्ट्रमंडल वास्तव में कोई वैधानिक संगठन नहीं है, बल्कि इसके सदस्यों के पारस्परिक सहयोग व सद्भावना पर आधारित संगठन है। राष्ट्रमंडल के सभी सदस्य राष्ट्र स्वतंत्र और समान हैं तथा ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा जैसी कोई शर्त आवश्यक ब्रिटिश सम्राट के प्रति कि हम ब्रिटिश सम्राट के प्रति समर्पित है, ऐसी कोई शर्त इसके लिए नहीं रखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? देखिए भारत की जो शासन प्रणाली है वो है संसदात्मक।
भारतीय शासन प्रणाली सामान्यतः दो पद्धतियों में होती है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रित होती है। कार्यपालिका विधायिका पर नियंत्रण रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर, देखिए जो ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछले क्वेश्चन के डिस्कशन से पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन वही निश्चित वही देगा, आपको वही क्वेश्चन दिया जाएगा सेम टू सेम। ये भी जो आपको डिस्क्रिप्शन दिया गया है घटना चक्र में, जो क्वेश्चन के आंसर के बाद डिस्कशन दिया गया है, वहां से भी क्वेश्चन पूछा। जैसे यहां से पूछा, इससे पहले 1990 में पूछा, उसके बाद 2010 में पूछा गया क्या कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर, या विधायिका का कार्यपालिका पर। सही आंसर है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या संसद के सभी राजनीतिक दल का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है, या सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है, सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने से पूर्व हटाई नहीं जा सकती। ठीक है भाई, इसका आंसर है सही, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली व्यवस्था की स्थापना की गई है। यह इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली का अभिन्न था, यानी इंग्लैंड से इस संसदीय प्रणाली को अंगीकृत किया गया है या लिया गया है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका का ही भाग होता है, यानी कार्यपालिका किसका भाग है? क्वेश्चन आ सकता है, बताइए निम्न में से जो कार्यपालिका है वो किसका भाग है? वो विधायिका का भाग है और यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें वास्तविक कार्यपालिकीय शक्ति, जो कार्यपालिकीय शक्तियां होती हैं, कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 में 3 के अनुसार। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई थी? प्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में प्रारंभ की गई थी? यूके, ब्रिटेन में। यूके, ब्रिटेन में प्रारंभ की गई थी। सर्वप्रथम संसदात्मक शासन व्यवस्था का स्वरूप जो कि अधिकांश देशों में प्रचलित है, सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन यूके में परिलक्षित हुआ है और पुष्पेश पंत ने भी अपनी पुस्तक विश्व का इतिहास में स्पष्ट किया है कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली का आविर्भाव संसार के किसी भी देश से पहले हुआ था। यानी जो
संसदीय सरकार है उसकी उत्पत्ति किस देश से हुई है? ब्रिटेन से हुई है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में किस बात में भिन्न है? वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली, द्विसदनीय विधायिका है या न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। इस प्रकार भी है न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली की व्यवस्था की गई है। यानी जब आपको लोअर कोर्ट में न्याय नहीं मिलता, आप हाई कोर्ट या फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। भारतीय संसद प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तव में नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व है और द्विसदनीय विधायिक का भारत एवं ब्रिटेन दोनों संसदीय प्रणालियों में लागू होती है। हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? यानी कौन सा ऐसा तत्व है जो ब्रिटिश लोकतंत्र से भारतीय लोकतंत्र को अलग करता है? ठीक है भाई। जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि एवं अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। नंबर 2, भारत में संसद के किसी अधिनियम में संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्च न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। आंसर है दोनों सही है। कैसे? देखिए यहां देखते हैं। ब्रिटिश मॉडल पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है तथा वह संसद की सर्वोच्च विधि प्राधिकारी है, जो कि किसी विधि का सर्जन या उस विधि का समापन कर सकती है। यहां तो संसद किसी भी विधि का सर्जन या समापन कर सकते हैं। कहां? ब्रिटिश मॉडल में सर्जन या समापन कर। दूसरे भारतीय मॉडल में संवैधानिक सरकार की व्यवस्था है, यानी संविधान सर्वोपरि है। क्या मतलब है? संविधान सर्वोपरि है, जिसके तहत संसद के विधि निर्माण की शक्ति लिखित संविधान द्वारा परिसीमित है। केशवानंद भारतीवाद कब हुआ था? 1973 में। केशवानंद भारतीवाद 1973 में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यद्यपि संसद की संविधान में संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संविधान की मूल संरचना या ढांचे में परिवर्तन करने वाले कोई संशोधन संसद द्वारा नहीं किए जा सकते। यानी ऐसा कोई भी संशोधन सरकार नहीं कर सकती जिससे कि संविधान की मूल संरचना या उसके ढांचे में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है। इसलिए कथन एक सही है। दूसरा, क्योंकि भारत में संसद के किसी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत गठित की जा सकने वाली संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, परंतु अनुच्छेद 145(3) में प्राविधानित है कि जिस मामले में संविधान के निर्वाचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्वलित है, उसका निश्चय करने के प्रयोजन के लिए बैठने वाले न्यायाधीश की न्यूनतम संख्या 5 होगी। यानी जो संविधान के विषय में
कोई भी निर्णय लेगा उस खंडपीठ में बैठने वाले न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यक्षात्मक। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल अपने आप में ऐसा पूछा गया है, बहुत सरल। अध्यक्षात्मक सरकार भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि संसदात्मक सरकार यानी शासन प्रणाली, संघात्मक सरकार शासन प्रणाली तथा स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान की विशेषता है। यानी ये भी है, ये भी है और ये भी है। ये तीनों विशेषता है, अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता नहीं है। चलिए भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। भारत में राष्ट्रपति पद्धति की नहीं बल्कि संसदीय पद्धति की सरकार है तथा यहाँ राष्ट्रपति शासन का औपचारिक प्रमुख मात्र है, जिसकी संविधान संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था करता है तथा इसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य तथा संघीय प्रणाली को अपनाना गया है। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।